हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कि यूकेएसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाना है, जिसका पेपर पहले करवाया जा चुका था और वो रद्द होके दोबारा उसका पेपर करवाया जाना है। तो उसके लिए मैंने कोर्स कंटेंट जो है वो तैयार किया हुआ है। उसकी फर्स्ट वीडियो आपके सामने यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ, तो इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग को। और ये बेसिकली यूट्यूब पे सारी वीडियोस नहीं आएंगी, ये खाली आपको डेमो वीडियोस, कुछ कुछ वीडियोस आपको दी जाएंगी एज ए डेमो वीडियो। तो कंप्लीट कोर्स अगर आप यहाँ पे परचेज करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी नॉमिनल फ़ीस पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और साथ में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 8394948137, 8394948137। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ को यहाँ पे दे सकते हैं और कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग वाले चैप्टर को हम लोग करेंगे कंप्लीट, क्योंकि कोर्स कंटेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, प्रिपेयर करने में। हर एक चीज़ इसके अंदर डाली हुई है कोर्स से रिलेटेड, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस का हर एक पार्ट इसके अंदर कवर होगा, हर एक जो टॉपिक है वो इसके अंदर कवर होगा, कुछ भी चीज़ इसके अंदर छोड़ी नहीं गई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, क्योंकि अकाउंटिंग हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जबकि हम 11th 12th से काफ़ी अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो सब कुछ हम लोग को पता है। तो आपके सिलेबस में नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट है, तो उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है कि हम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंटिंग की अगर बात करते हैं, तो नेचर क्या होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग देखिए एक तरीके का क्या है, एक तरीके का आर्ट भी है, इसको आर्ट भी कहा जा सकता है, और साइंस भी है, ये आइडियोलॉजी भी है, लैंग्वेज भी है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक मीडियम भी है। और साथ में ये कमोडिटी की एक अकाउंटिंग है, जिसके अंदर हम लोग गुड्स की बात यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा इकोनॉमिक रियलिटी ये यहाँ पे डिस्प्ले करता है, और अकाउंटिंग एज ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में भी यहाँ पे यूज किया जाता है। उसके बाद इसके स्कोप की बात करते हैं, तो स्कोप मतलब होता है अकाउंटिंग के स्कोप का मतलब कि कहाँ कहाँ पे ये हमारी अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको एनपीओ हम लोग बोलते हैं वहाँ पे होती है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है, प्रोफेशनल जैसे सीए सीएस ये सारे लोग इसको यूज करते हैं, और इंडिविजुअल जैसे आप और हम लोग जैसे लोग भी इसको यूज करते हैं अकाउंटिंग को। तो ये इसके एक जो था आपका इसको कह सकते हैं आप, यहाँ पे ओवरव्यू था, इसको अब हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग एज एन आर्ट, देखिए आर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसमें अगर हमें परफेक्शन होता है, या बेसिकली उस चीज़ को हम ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में करते, तो उसको हम यहाँ पे आर्ट कहते हैं। तो आर्ट का मतलब क्या है, एक कला है जो कि सबके पास नहीं होती। अकाउंटिंग करने के लिए भी बेसिकली हमको नॉलेज चाहिए होती है, हर कोई अकाउंटिंग को यहाँ पे नहीं कर लेता, इसलिए इसको एक आर्ट के रूप में भी यहाँ देखा जाता है। द वर्ड आर्ट रेफर्स टू द वे ऑफ परफॉर्मिंग समथिंग, क्योंकि किसी चीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं, लाइक जैसे हम लोग सिंगिंग है, डांसिंग है, ये भी एक आर्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ आपकी क्वालिटी यहाँ पे लगती है। तो इसी तरीके से जो एक परफॉर्म किया जाता है अकाउंटिंग के प्रोसीजर को, तो ये भी एक आर्ट के रूप में यहाँ होता है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा। जैसे आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा होगा, ये एक आर्ट है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। देखिए रिकॉर्ड करने का मतलब है जब हम लोग जर्नल्स एंट्रीज पास करते हैं, तो चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाई करना मतलब हम लोग उसके बाद जनरलाइज करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, एक तरीके से अलग अलग लेजर हम लोग बनाते हैं, वो हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और समराइज करने का मतलब जब हम लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो वो हमारे समराइज किया जाता है डेटा को। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग इज ए सिस्टमेटिक मेथड that consist of the definite techniques and their appropriate application, जिसके अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेट टेक्निक्स होती हैं और उनकी अप्रोप्रिएट मतलब उनकी एक एप्लीकेशन होती है, जो कि अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन होती है, सही तरह की एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है, विच रिक्वायर्स अप्लाइड स्किल एंड एक्सपर्टाइज, जिसके अंदर हम लोगों को एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपर्टाइज हम लोगों को उसके अंदर चाहिए, इसीलिए इसको हमें एज ए आर्ट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। उसके अलावा अकाउंटिंग एज ए साइंस अगर हम बात करते हैं, साइंस क्या होती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिस्टमेटिक पैटर्न के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना और इन्वेस्टिगेट करना, इसको हम लोग साइंस कहते हैं। तो अकाउंटिंग में भी यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग
and presenting the financial data of an economic entity by observing and investigating the economic events through established methods। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को ऐसे मेथड्स को इस्टेब्लिश किया जाता है जिसके अंदर आप लोग अपने जो तरीके हैं काम करने के या अकाउंटिंग करने के वो सिस्टमेटिक तरीके होते हैं, जिसके अंदर आपका डेटा समराइज होता है जो आर्ट्स के थ्रू हम लोग करते हैं, और इस चीज़ को हम लोग अगर एक पैटर्न के थ्रू यहाँ पे करते हैं तो वो आपका साइंस के फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे साइंस के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ द आइडियाज एंड व्यूज रिगार्डिंग सर्टेन कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस कैरिड आउट इन द वर्ल्ड। आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी क्या है? एक आपका कंसेप्ट होता है या प्रैक्टिसेस होता है, जिस चीज़ को हम जैसे फॉलो करते हैं, कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है या कोई प्रैक्टिस को वो फॉलो करता है या उसके कंसेप्ट को फॉलो करता है, हम कहते हैं वो उस आइडियोलॉजी को मानता है। तो आइडियोलॉजी क्या है? मतलब एक जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक आइडियोलॉजी के फॉर्म में यहाँ पे होता है। डिफरेंट आइडियोलॉजीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थ्योरीज एंड पॉलिसी। जैसे हर एक आइडियोलॉजी के बेसिस पे अलग अलग थ्योरीज यहाँ पे इस्टेब्लिश होती हैं और पॉलिसीज यहाँ पे बनती हैं। अकाउंटिंग भी इसी तरीके से एक कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर हमारे क्या है, जो बेसिकली जस्टिफाई करता है, क्या जस्टिफाई करता है? करंट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स को ये एक तरीके से जस्टिफाई करता है, क्योंकि हर एक चीज़ इसके अंदर कवर होती है, हर कहीं पे हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। दैट्स वाई इसको एक आइडियोलॉजी भी बोला जाता है। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज की बात करते हैं तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह भी यहाँ पे कंसिडर की जाती है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस बिकॉज द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट यूजिंग अकाउंटिंग लैंग्वेज। देखिए अकाउंटिंग जो नहीं जानता है, जो कॉमर्स को नहीं जानता, उसके लिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको पढ़ पाना या फिर उनके कंक्लूजन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस लैंग्वेज को सिर्फ वही पर्सन यहाँ पे रीड कर सकता है जो उसको जानता है। जैसे बैलेंस शीट और या हमारे कोई भी जैसे जर्नल एंट्रीज हैं, अगर आप जर्नल एंट्रीज ऐसे पर्सन को दिखा दोगे जो साइंस बैकग्राउंड का है या आर्ट बैकग्राउंड का है, जिसने कभी कॉमर्स नहीं देखी, तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, क्या यहाँ पे नरेशन होता है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको एक लैंग्वेज की तरह देखा गया है, क्योंकि जिसके अंदर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अपने स्टेटमेंट्स को शो करते हैं थ्रू दी लैंग्वेज। अकाउंटिंग डिफाइंस ए सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर दैट आर यूज टू क्रिएट फाइनेंशियल डेटा फॉर द बिजनेस, इसीलिए इसको हम लोग एक लैंग्वेज के तौर पे देखते हैं। अकाउंटिंग को अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में देखें तो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स of an organization help in getting information on past transactions of a business as well as a profit and losses made। देखिए होता क्या है, हम लोग जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं या फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, तो हम अपने फाइनेंशियल ईयर के जितने भी चीज़ों हैं उनको हम समराइज करते हैं। जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के जो अकाउंट्स बनते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, वो आपके एट द एंड बनते हैं, जबकि हमारा 31 मार्च को हमारा अकाउंट यहाँ पे क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो वो सारे जो आपके फाइनेंशियल ईयर है उसका डेटा को रिकॉर्ड करता है, जिसको हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड यहाँ पे बोलते हैं। इसीलिए ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करने का एक मीडियम भी होता है। अकाउंटिंग एज ए कमोडिटी अगर बात करें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ए व्यूड एज ए कमोडिटी। इट इज़ सो बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर सच अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। क्योंकि हम कमोडिटी का यूज करते हैं जब हम लोग डिमांड की बात करते हैं, जब मार्केट्स में किसी पर्टिकुलर जो कमोडिटी है या प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होती है, तो हमको उसको कमोडिटी कंसिडर करते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स के सेंस में। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा टैली है, टैली ईआरपी है, तो इसी तरीके से कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है, सैप है, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी मार्केट में काफ़ी डिमांड है जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग मेथडोलॉजी। तो इसकी वजह से इसको एज ए कमोडिटी भी यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। और उसी तरीके से एग्जाम्पल के लिए शेयर मार्केट इन्वेस्टर स्टडी द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ऑफ कंपनीज बिफोर बाइंग देयर शेयर्स। जो आपके बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं या आपके शेयर मार्केट्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये सारे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। तो इनकी एक तरीके से मार्केट में डिमांड होती है। जैसे आप इन्वेस्टोपीडिया देखते हैं या आप मनी कंट्रोल देखते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, सभी आपके मार्केट्स के सभी कंपनीज के जो रहते हैं वो फ्लैक्चुएशंस आपको दिखती हैं, बैलेंस शीट्स आपको दिखती हैं, वो रीड करता है कौन, इंडिविजुअल या जो भी इन्वेस्टर होता है वो उनको रीड करता है। उसके बाद वो डिसीजन लेता है अपने इन्वेस्टमेंट का।
उसके बाद बात करते हैं अकाउंटिंग एज एन इकोनॉमिक रियलिटी। अकाउंटिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ए मीन्स ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिंग द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करता है आपकी फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल पोजीशन को, कि आपकी बेसिकली कंपनी कहाँ पे लाई करती है, यानी कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके की है। Accounting professional must try to mirror the current economic reality in the financial statement of organization, क्योंकि ये इकोनॉमिक रियलिटी को अराइज कर रहा है, मतलब दिखा रहा है, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक रियलिटी का यहाँ पे टूल भी कहा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक मतलब जो आपके एक तरीके से फाइनेंस से रिलेटेड होता है उसको हम इकोनॉमिक बोलते हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए होता है क्या है, अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, जब हम लोग बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस होता है यहाँ पे। देखिए डेटा की जब भी बात आएगी तो डेटा आपका इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, ये हम लोग गलती करते हैं इसके अंदर। डेटा आपका क्या रहता है, एक तरीके का जो समराइज फॉर्म में नहीं हुआ है, एक तरीके का आप रॉ फॉर्म में रहता है हमारा हमेशा डेटा। जब भी रॉ डेटा को आप प्रोसेस करते हैं तो वो प्रोसेस होके इन्फॉर्मेशन फिर बनता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, उसको हम एक तरीके से समराइज करते हैं, उसका सिंथेसिस हम लोग उसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अल्टीमेटली सारी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम लोग लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बना रहे हैं, बैलेंस शीट को बना रहे हैं, सारे के सारी चीज़ों को हम एक तरीके से इन्फॉर्मेशन की तरह पेश कर रहे हैं, मतलब ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में क्या पेश किया जाता है, इन्फॉर्मेशन पेश की जाती है, जो कि इन्फॉर्मेशन अलग अलग स्टेक होल्डर के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, इसीलिए ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह भी ट्रीट किया जाता है। अब जब हमने बात कर ली इसके नेचर की, तो स्कोप की बात करते हैं। देखिए अकाउंटिंग का क्या क्या स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ ये यूज होता है। तो जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे आपने अलग अलग आपके पास बिजनेस जो है वो हैं, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे आपके कोई फर्म है, कोई आपकी कंपनी है, जहाँ पे भी बिजनेस रन हो रहा है, वहाँ पे डिफरेंट तरह के जो अकाउंटिंग टूल हैं उनको यूज किया जाता है। जैसे आपका मॉडर्न अप्रोच के अंदर तो अभी मैनुअल जो अकाउंटिंग होती है वो बहुत कम की जाती है, सारे सॉफ्टवेयर्स पे होती है, तो वहाँ पे काफ़ी इसका यूज होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनपीओ है, जो बेसिकली आपके प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं रन की जाती है, तो वहाँ पे भी अकाउंटिंग काफ़ी यूज की जाती है। और यहाँ पे जब हम लोग अकाउंटिंग की बात करेंगे, इसके फर्दर हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, तो यहाँ पे जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें बनाना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं आपकी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सारी चीज़ें हमारी जो है रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको ये अकाउंटिंग यूज करनी पड़ती है। प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल जैसे इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, या स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो सारे के सारे अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को एक तरीके से यहाँ पे बैलेंस करके चलते हैं डेली लाइफ में, और टैक्स इनकम टैक्स की लाइबिलिटी भी यहाँ पे काउंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विद दी हेल्प ऑफ अकाउंटिंग पॉसिबल हो पाता है। या इंडिविजुअल जैसे हम लोग हैं, तो हम अपने डेली बेसिस पे हम लोग अपनी अकाउंटिंग यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने महीने की पॉकेट मनी आप लोगों को मिलती है, तो उसको कैसे आप लोग को इन्वेस्ट करना है, कैसे उस चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है, कितना इस महीने का आपका खर्चा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें करना भी एक अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे भी आप अकाउंटिंग को यूज कर रहे हैं, क्योंकि कितना आपके पास रिसिप्ट आया, कितना पेमेंट आप कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर आपका होने वाला है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन करके चलते हैं। तो ये हमारे पास बात थी अकाउंटिंग के स्कोप की। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास अकाउंटिंग के कंसेप्ट। देखिए अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अकाउंटिंग के कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कंसेप्ट से क्या मतलब है, देखिए अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं ये बेसिक रूल्स होते हैं, कोई एजम्पशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जो डिफाइन करती हैं आपकी पैरामीटर्स, या किसी भी प्रकार के एक तरीके का जो हम कहते हैं लेबल को यहाँ पे डिफाइन करती है, जिसको बेस मान के अकाउंटिंग जो की जाती है, जो अकाउंटिंग का प्रोसीजर है उसको यहाँ पे आप ऑपरेट करने का काम करते हैं, वो आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें, इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग कंसेप्ट आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिनको हम लोग गैप बोलते हैं, GAAP। इसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंसी प्रिपेयरिंग द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये गैप को जो देखिए, गैप क्यों लाया गया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए।
सभी प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको यूज करते हैं, एक ही तरह की पॉलिसीज़ को, प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं। इसीलिए हर जगह यूनिवर्सिटी बेसिकली आपकी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक यूनिवर्सल जो कंसेप्ट है उनको बनाए गए हैं, तो वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसीलिए ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें यूनिफॉर्मिटी लानी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा प्रोसीजर। जैसे एक कंपनी के अंदर ए कंपनी है, बी कंपनी है, यहाँ पे जिस तरीके से अकाउंटिंग के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं वही रूल्स यहाँ पे होने चाहिए। इससे काफ़ी बेनिफिट होते हैं। अगर आप अपने खुद के जो इन्वेस्टर होता है उसको भी एनालिसिस करने में बेसिकली बहुत मदद मिलती है, क्योंकि उसको यहाँ पे चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा, बट यहाँ पे फिर वो दूसरी सेम अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको टाइम नहीं लगेगा, जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। उसके अलावा जो आपके ऑडिटिंग है उस टाइम पे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रहती है। उसके अलावा गवर्नमेंट के कंप्लाइंसेज हैं उसको फॉलो करने में आपको यहाँ पे आसानी रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा है, इट एक्ट्स एज ए अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट असिस्ट अकाउंटेंट्स इन प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या है कि जो आपके अकाउंटेंट है वो क्या करता है, उसको यहाँ पे हेल्प मिलती है, जो प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली उसको फॉलो करता है, तो वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेथड्स हैं उनको भी वो भी यूज कर रहा है। तो इससे क्या रहता है, एक आपका मेंटेन करने, बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन हैं उनको मेंटेन और प्रिपेयर करने में यहाँ पे अकाउंटेंट को आसानी रहती है। इट एम्स टू अचीव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स और अजम्पशंस टू बी फॉलोड बाय द ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज, देयर बाय फैसिलिटेटिंग ए कंप्रहेंसिव एंड कंपेरेबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इसको अचीव करना कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स या अजम्पशंस आपके पास होनी चाहिए, जो सभी प्रकार के जो एंटिटीज़ हैं वो इसको फॉलो करती हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो कहीं पे अगर डबल एंट्री सिस्टम के बजाय कुछ और सिस्टम लागू हो रहा है वहाँ पे, तो वो सब लोगों को उसमें दिक्कत होती है। तो डबल एंट्री सिस्टम है तो सब जगह डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक आपका जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर डेवलप होती है। अगर हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत तरह के अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं। तो ये कुछ आपके पास में है अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, जैसे सेपरेट एंटिटी है, मनी मेजरमेंट है, पीरियोडिसिटी है, और एक्रूवल है, मैचिंग है, गोइंग कंसर्न है, रियलाइजेशन है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, कंजर्वेटिज्म है, कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी है। तो ये कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं और कॉस्ट का भी है। तो इन जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का ये फ्रेमवर्क है जो कि हर कोई गैप के थ्रू, गैप आप समझ सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो इनको हर एंटिटी यहाँ पे फॉलो करती है, जिससे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आती है। तो इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होते हैं और ये कैसे जो है इनके एजम्पशन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर बोला जाता है इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसे हम लोग जानते हैं हमारा बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग पर्सन होते हैं। अब जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन कैपिटल यहाँ पे लगाता है, कैपिटल अगर बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर लगा रहा है तो वह एज ए लाइबिलिटी यहाँ पे दिखाई जाती है। किसके अंदर, जो आपके बेसिकली बैलेंस शीट होती है उसके अंदर लाइबिलिटी साइड में उसको दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपका बिजनेस आपके बिजनेसमैन से अलग है तो बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया है तो उसका आपको रिपे करना है उस पैसे को, तो वो आपके लिए, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है ऑनर के प्रति। तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको यही बताता है कि आपके बिजनेस का ऑनर और आपका बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटीज होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, अगर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपका बिजनेस का ऑनर जो होगा वो किसी भी वक्त पैसा निकाल के ले जाएगा या किसी भी वक्त बिजनेस को पैसा देगा। तो इससे बिजनेस में एक्चुअल बिजनेस की सिचुएशन का पता नहीं चल पाता है। इससे क्या होता है, बिजनेस के अंदर सारा आपका जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दूसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कीजिए जिनको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि आप बिजनेस के अंदर ऐसी चीज़ें भी रिकॉर्ड करो जो मनी के टर्म्स, मनी में यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं।
तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि आप देखिए आप कितना टैलेंटेड हो, आप 2 किलो टैलेंटेड हो, ठीक है, 10 रुपये के टैलेंटेड हो, या मैं कितना बोलूँगा, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव नेचर है। हमको सिर्फ क्या यूज करना है, क्वांटिटेटिव टर्म्स यूज करने हैं जिनको हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लाइबिलिटी इतनी है, ठीक, हमारी एसेट्स इतने हैं, ये सारे के मनी में है, हमारे एक्सपेंसेस इतने हैं, हमारे रेवेन्यूज़ इतने हैं, हमारे डिस्काउंट इतना हमें मिला, डिस्काउंट हमने इतना दी, ये सारे जो हैं हम रुपये में यहाँ पे नाप सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे 2 रुपये का मतलब 2 रुपये का वो पर्सन एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर बिजनेस के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं क्वालिटेटिव नेचर की, तो उनको बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यही प्रिंसिपल बोलता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इन सिंपल वर्ड्स, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो ये क्लियर है आप लोग को। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की। ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट होता है। अब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? The periodicity concept states that the entity or a business needs to carry out the accounting for a definite period. डेफिनेट पीरियड के लिए हम लोग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। अगर हमको देखिए होता क्या है, अगर हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए करेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमारी छूट सकती हैं और हमारा काम काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए किया गया जाता है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड इसके लिए डिटरमाइन किया जाता है। फिक्स टाइम पीरियड मतलब हर साल जो हम लोग अपने फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। तो ये जो है इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो क्यों किया जाता है? ये फॉलो किया जाता है एक तरीके से चीज़ों को आसान करने के लिए, चीज़ों को समराइज करने के लिए, क्योंकि हर एक साल को हम एक एक फाइनेंशियल ईयर की तरह मानेंगे और हर साल हम लोग अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो यही जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है ये इसको बोलता है। उसके बाद है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अकाउंटिंग, the transaction is recorded on a mercantile basis. In other words, transactions are to be recorded as and when they occur, not as and when the cash is received or paid, and for the period the transaction pertains. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर बिजनेस की ट्रांजैक्शन उसी टाइम रिकॉर्ड कर लो जब वो एक्रूवर्ड हो गई है, मतलब जब वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गई है। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, किसी को हमने उधारी में सामान बेचे हैं, मतलब क्रेडिट में बेचा है, तो वो हमारा एक तरीके से क्या हो गए, डेटर्स के फॉर्म में चले गए। अगर हम लोग इस अक्रूवल कंसेप्ट को नहीं माने, अगर हम कैश कंसेप्ट को मानते हैं, ठीक है, एक तो अक्रूवल बेसिस होता है, कैश बेसिस होता है, तो हम ये डेटर को रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने यहाँ पे उधार दिया है। अगर कैश बेसिस पे होता तो तब रिकॉर्ड करते जब हमको एक्चुअल में कैश रिसीव हो जाता। लेकिन हमको बिजनेस के अंदर तो डेटर भी हम लोग दिखाते हैं। तो यही कंसेप्ट जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने कैश के अलावा जितने अदर चीज़ें हैं उनको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कैश एक्चुअल में जब मिलता है तब भी रिकॉर्ड करते हैं, तब तो करते ही हैं, लेकिन अक्रूवल बेसिस बोलता है जब वो ड्यू हो जाए, बेसिकली जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाए, तो उसी समय आप अपने बिजनेस के अंदर उसको रिकॉर्ड कीजिए। जैसे हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स भी बेचे, ठीक है, तो वो हमारे डेटर्स में आ जाएगी। हमने किसी से क्रेडिट में ख़रीदा तो हम लोग वो हमारे बुक्स में क्रेडिटर्स के तौर पे आ जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल आता है, बिल्स पेएबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ जाते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें क्या हैं, ये जो हैं आपकी अक्कर हो चुकी हैं लेकिन एक्चुअल में पेड नहीं हुई हैं, फिर भी हम इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें एक्चुअल अपने बिजनेस की पोजीशन का पता चलता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? द मैचिंग कंसेप्ट इज लिंक टू दी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड एक्रूवल कंसेप्ट। अब ये जो मैचिंग कंसेप्ट है ये आपका पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और एक्रूवल कंसेप्ट का एक तरीके से मिक्स है, ब्लेंड है। The matching concept states that during the period for which revenue has been considered, the entity needs to account for expenses only relating to that period. अगर आपने एक पीरियड के लिए, जैसे हमने अभी बात करी थी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम एक फिक्स्ड टाइम पीरियड को फॉलो करते हैं, मीन्स ये अपने फाइनेंशियल ईयर को हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो उस पीरियड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उस पीरियड के रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम उस पीरियड के रेवेन्यू को कंसिडर कर रहे हैं अपने बुक्स में, तो उसी पीरियड के एक्सपेंसेस को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का हमने रेवेन्यू यहाँ पे कंसिडर किया, लेकिन हम एक्सपेंसेस कौन सी ईयर का देख रहे हैं, 2018-19 का देख रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप 2019-20 के रेवेन्यू को देख रहे हैं, जो इनकम है उसको देख रहे हैं, तो एक्सपेंसेस भी इसी पीरियड का देखेंगे। तो यही कंसेप्ट इसको कहता है मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि आपकी बिजनेस हमेशा चलते रहने वाला है। चलते रहने वाला मतलब कभी बंद नहीं होगा आपका बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है। ये एक अजम्पशन है जो बेसिकली हर बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले बनाई जाती है, और आप ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जो है कैरिड ऑन रहेगा, ऑनगोइंग बेसिस पर रहेगा, और ये बंद नहीं होने वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? द कॉस्ट कंसेप्ट स्टेट दैट एनी एसेट दैट द एंटिटी रिकॉर्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट ए हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू। कहने का मतलब क्या है कि आपने कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर आप अपनी एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट को दिखाएंगे। एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस कॉस्ट पे आपने उसको परचेज किया था, उस कॉस्ट पे आप उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। और एक्विजिशन कॉस्ट मतलब एक्वायर करना। एक्वायर मतलब जब आपने यहाँ पे परचेज किया है गुड्स की, जब आपको ऑनरशिप मिली, तो उस टाइम पे जब जो पेड किया आपने, उस कॉस्ट को एक्विजिशन कॉस्ट कहा जाता है। तो कॉस्ट कंसेप्ट इसी चीज़ पे बेस होता है। उसके बाद आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट कंसेप्ट। द रियलाइजेशन कंसेप्ट स्टेट्स that the entity should record an asset at cost until the unless the realizable value of the asset has been realized। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कॉस्ट कंसेप्ट पे ही ये रिलेटेड होता है आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट। और रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो कॉस्ट वैल्यू पे ही यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, जब तक कि उसकी रियलाइजेबल मतलब जो दोबारा रियलाइज की गई वैल्यू है वो यहाँ पे आपको रियलाइज नहीं हो जाती है। एक्चुअल में जब तक उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं हो जाती है, जो रियलाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग एसेट को दोबारा बेचते हैं, अपने एसेट को बेचते हैं, एक तो हमने परचेज किया, दोबारा हम लोग उसको बेच के उसकी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो तब तक हम जब तक उसकी वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू रियलाइज़ नहीं हो जाती है एक्चुअल में, तब तक हम उसकी वैल्यू को कॉस्ट कंसेप्ट मतलब जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। It will be correct to say that the entity will record the realized value of the asset once the asset has been sold or disposed of as the case may be। तो रियलाइजेशन वैल्यू कब यहाँ पे दिखाई जाएगी, रियलाइज्ड वैल्यू कब दिखाई जाएगी? जब आप एसेट को बेच देंगे या डिस्पोज्ड ऑफ कर देंगे, मतलब आपने उसको कूड़े में बेच दिया या कबाड़ में बेच दिया या जैसा भी केस होगा, उससे पहले आप उसकी कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट की तरह ही यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये कंसेप्ट इसको बताता है। उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली एक हम कह सकते हैं ये बेंचमार्क है अपने अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम कहते हैं हमेशा जब भी हमें किसी ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो दो पार्टी हमारे पास होती है, एक तो डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। क्योंकि हमने देखिए किसी से भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो दो पार्टीज होती है। हमने किसी को कुछ दिया तो उसमें एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। हमने अगर कैश किसी से रिसीव किया है तो हम लोगों ने एक को कैश मिल रहा है और एक दूसरा उसके बदले में कुछ गुड्स दे रहा है, कुछ भी दे रहा है। तो मतलब हमेशा यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक पार्टी डेबिट होती है, एक पार्टी यहाँ पे क्रेडिट होती है। इसी को हम लोग यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। फिर है नेक्स्ट वाला कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? द कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द एंटिटी नीड्स टू प्रिपेयर एंड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द प्रूडेंट बेसिस। प्रूडेंट या प्रूडेंशियल अगर आएगा, कंजर्वेटिज्म आएगा, तो दोनों एक ही चीज़ है। प्रूडेंशियल भी आपका कंजर्वेटिज्म ही होता है। Conservatism says that the entity has to provide for any expected losses or expenses, however it does not recognize future revenue expected। यानी कि ये क्या कह रहा है कि आपको एंटिसिपेट होके चलना पड़ेगा, मतलब अपने फ्यूचर के लॉसेस के लिए, अपने फ्यूचर के आने वाले लॉसेस के लिए आपको बेसिकली चीज़ों को रिजर्व करके चलना पड़ेगा, प्रोविजंस बना के चलने पड़ेंगे। आज ही आपको अपने फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रोविज़न तैयार करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट होता है कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट।
उसके बाद है कंसिस्टेंसी का। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट सिंपल सा है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर जो मेथड आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए, तो वही मेथड्स को आपको यहाँ पे एक तरीके से कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड्स का यूज आप कर रहे हैं, तो वही मेथड आप आगे भी यूज कीजिए। इससे ये रहता है कि आपने एक पीरियड के अंदर आपकी कॉस्ट कुछ और निकल सकती है, तो दूसरे पीरियड के अंदर कुछ और कॉस्ट आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। तो डेप्रिसिएशन को जब चार्ज किया जाता है, तो हमारे पास बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास होता है WDV, जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं। एक हमारे पास होता है SLM, जिसको स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कहते हैं। तो इन दोनों मेथड से हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है। बट अगर हम इन दोनों मेथड का अलग अलग हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो ये हमारी कंसिस्टेंसी कहती है कि अगर आप एक मेथड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली उसी मेथड को आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको बिजनेस के अंदर ऐसी चीज़ों को नोट करना है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ही आपको नोट करना है जिसका आपके बिजनेस पे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। मीन्स वो चीज़ें जो आपके बिजनेस के मैटर से रिलेटेड है, वही चीज़ों को आप बिजनेस के अंदर यहाँ पे नोट कीजिए। बाकी अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस के लिए इनसिग्निफिकेंट है, जो आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रही है, इम्पैक्ट नहीं डाल रही है आपके बिजनेस के ऊपर, तो उन चीज़ों को आपको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे आपके प्रॉफिट को कोई कम कर रहा है, प्रॉफिट का आपको इंक्रीज कर रहा है, तो उस केस में वो मटेरियल है आपके बिजनेस के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं जिसका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में फिर आप उसको नोट नहीं करेंगे। ये कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 12 तरह के कंसेप्ट थे। आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। मैं दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से कंसेप्ट थे। एंटिटी कॉन्सेप्ट था, मनी मेजरमेंट था, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे आपको देखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग के कन्वेंशन की। देखिए अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है। Accounting convention are a set of the industry-based practice adopted by the company requirements to serve a guidelines to record financial transactions of the company। देखिए ये क्या है एक तरीके का कि ये बेसिकली फॉलो किया जाता है कहाँ पे, इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कंपनीज के अंदर। तो डिफरेंट टाइप के कंपनीज जो हैं इसको फॉलो करती है। ये एक प्रैक्टिस है जिसको अडॉप्ट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। The accounting conventions play a crucial role in the transaction to record financial transactions as per accounting standard in the company's accounting system। तो अगर हमको कंपनी के अकाउंटिंग को फॉलो कर अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करना है, तो उसके लिए इन कन्वेंशंस को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। Accounting convention do not have any legal obligation, although the whole of the accounting industry is based around the generally practiced accounting convention। देखिए ये क्या है, एक तरीके से कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इन जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसी को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग कीजिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो ये कन्वेंशन तो फॉलो करते ही, यही प्रैक्टिस के करके हम लोग अपने जो अकाउंटिंग है उसको करते हैं। जैसे कंसेप्ट में हमने देखा था कि सारी चीज़ें हम इन प्रैक्टिकल अपने बिजनेस के अंदर हम लोग करते हैं। जैसे प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है, हम अपने बिजनेस के लिए रिजर्व बना के चलते हैं, प्रोविजन हम लोग बना के चलते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट है, हम लोग इसको फॉलो करते ही हैं। साथ में हमारे पास में मटेरियल है, मटेरियलिटी कंसेप्ट है, हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों को ही नोट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अक्रूवल बेसिस था, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही अकाउंटिंग कन्वेंशन भी हमारे पास होता है। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस के लिए हमारे पास 4 तरह के इसके अंदर कन्वेंशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी है, दूसरा आपके पास में है कंजर्वेटिज्म, तीसरा है मटेरियलिटी और चौथा है फुल डिस्क्लोजर। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके पास कन्वेंशन होते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। देखिए कंजर्वेटिज्म जो आपके कन्वेंशन है वो क्या बोलता है। द अकाउंटेंट हैज़ टू फॉलो द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ऑफ द प्लेइंग सेफ। देखिए इसको हमेशा प्लेइंग सेफ बोला जाता है। इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम के अंदर आएगी प्लेइंग सेफ जो
कन्वेंशन है वो किससे रिलेटेड है, तो वो कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड होता है। While preparing financial statement, considering all possible losses scenario while recording transaction, आप इसके अंदर जब भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी पॉसिबल लॉसेस है उसके सिनेरियो को, मतलब उसके हर एक एस्पेक्ट को आपको देखना है। देयर आर स्पेसिफिक पॉइंट्स यूज फॉर क्रिटिसाइजिंग सच ए प्रिंसिपल टू वैल्यूज अक्रॉड वाइल लॉगिंग एसेट मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू। अब इसके अंदर देखिए, जब भी हम अपनी बिजनेस के अंदर वैल्यू की बात करते हैं, किसी भी एसेट की वैल्यू की बात करते हैं, तो दो वैल्यू हमारे पास होती है। एक तो मार्केट वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू। देखिए, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर हमने उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड किया है। अपनी बुक के अंदर जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की है दैट इज बुक वैल्यू। अगर हमने मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट में एक्चुअल में उसकी प्राइस क्या है, तो वो मार्केट वैल्यू यहाँ पे होती है। तो कंजर्वेटिज्म में जो कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि आपको अपनी मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पे अपनी एसेट को बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है। ये लोअर वैल्यू इज जनरली कंसिडर्ड, यहाँ पे बोला गया है किस में से, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में से, क्योंकि हम लोग सेफ यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे कि हम लोग इसके अंदर प्रोविजंस भी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट है जैसे इसके अंदर, और उसके अलावा डेप्रीसिएशन भी हम दे रहे हैं, डाउटफुल डेट्स भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंदर आती हैं, कंजर्वेटिज्म में, कंसेप्ट जो कन्वेंशन है उसके अंदर। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है, नेक्स्ट वाला हमारे पास है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट हम लोगों को देखा, उससे रिलेटेड ही ये है। कंसिस्टेंसी के अंदर बात की जाती है कि आप रिपोर्टिंग के मेथड को चेंज मत कीजिए। एक कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग आपकी होनी चाहिए, मेथड जो आपकी है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। वंस ए पर्टिकुलर मेथड इज सेलेक्टेड बाय द बिजनेस व्हाइल रिपोर्टिंग, इट शुड बी फॉरवर्ड कंसिस्टेंटली इन द इंश्योइंग ईयर। यानी कि आपके जो है, एक बार आपने कोई मेथड अगर यूज करी है तो उसी मेथड को आपको फॉलो करना है, ताकि वो मेथड से ही आपको जो इन्वेस्टर हैं या जो स्टेक होल्डर हैं उनको आसानी रहे। The principle is helpful for investor and analyst to read, understand and compare the company's financial statement, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रीड करने में, उनको कंपेयर करने में, अदर ईयर से कंपेयर करने में, और बाकी चीज़ें भी असरटेन करने में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके एनालिस्ट होते हैं, उनको यहाँ पे आसानी होती है। If the company wants to change the method, it should be do so only with the good reason to make a specific change. अगर आपको चेंज ही करना है, अगर आपको कोई इनोवेटिव चेंज करना है तो ही आप इसको कीजिए, अदरवाइज इसको आप मत कीजिए। Certain points criticism in principle like considering certain items on a cost basis while others at a market value, void the principle consistency in accounting। देखिए, होता क्या है, जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी अगर फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस केस में होता क्या है कि कुछ मेथड्स के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम कॉस्ट बेसिस पे यूज यहाँ पे नोट कर रहे हैं, उसका कॉस्ट वैल्यू को हम ले रहे हैं, जबकि किसी में हम उसकी मार्केट वैल्यू को लेते हैं। तो ये मेथड का डिफरेंस होता है, किसी मेथड के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, किसी मेथड के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तो उससे यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है। इसीलिए इसके अंदर बोला गया है कि रिपोर्टिंग की जो मेथड है आपकी वो यहाँ पे कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। थर्ड है फुल डिस्क्लोजर। देखिए, फुल डिस्क्लोजर के अंदर क्या बात की जाती है कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, उनको डिस्क्लोज करना है पब्लिक को। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के अंदर हमेशा पूछी जाती है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई जाती है, तो वो है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंदर। अब ये यहाँ पे फुटनोट के रूप में कंटीजेंट को दिखाया जाता है। कॉन्टीजेंट जो लाइबिलिटी है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी आपकी फुटनोट के रूप में यहाँ पे जो दिखाई जाती है। अब एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती क्या है, देखिए इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो लाइबिलिटी है, एक कॉन्टीजेंट है। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि किसी इवेंट के होने पे जो हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी जो पर्सन है, मेरा एक दोस्त था, ए था, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है और मैं बी हूँ यहाँ पे। ए ने बैंक से जाकर लोन लिया, यहाँ पे बैंक से लोन लिया, और मैं बी जो हूँ, मैं हूँ ये मैंने जो है ए के रिस्पेक्ट में गारंटी दे रखी है कि ए के गारंटर बन गया हूँ, मतलब ए को लेना है लोन और उसका गारंटर बन गया मैं। अब होता क्या है, गारंटर का काम क्या है, अगर ए डिफ़ॉल्ट करता है लोन का रिपेमेंट करने में तो फिर बी की ऑब्लिगेशन अराइज होती है, ये हम सबको पता है, गारंटर का काम यही होता है। तो उस केस में होगा क्या, अगर
ए डिफ़ॉल्ट करेगा तो मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, मतलब मेरी जो ऑब्लिगेशन है वो कब अराइज होगी, ए के डिफ़ॉल्ट होने में। तो कहने का मतलब ये क्या है कि कॉन्टीजेंट है। कॉन्टीजेंट का मतलब ये, अगर ए डिफ़ॉल्ट हुआ तो मेरी लाइबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं कि एक इवेंट के अकर होने पे, वो इवेंट के हैपनिंग पे दूसरी अगर इवेंट मतलब लाइबिलिटी अराइज होती है तो उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे बोला जाता है। तो मतलब ये एक तरीके से हो गया प्रोबेबल जो कॉज है उसकी वजह से जो लाइबिलिटी अराइज हो रही है वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी यहाँ पे होती है। उसके बाद हमारे पास है मटीरियलिटी, जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, materiality concept includes the impact of an event or item or its relevance in the financial statement. It means materiality allows a accountant to ignore certain principles when items are not material. मटीरियल का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे बात वही की जा रही है कि आपके बिजनेस से अगर रिलेटेड है तो आप उसको नोट कीजिए, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन में उसको ये इंक्लूड कीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। तो मटेरियल होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को अफेक्ट करता होना चाहिए, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता होना चाहिए, उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट थे। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो इसी में आता है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की बात। देखिए अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक आपके रूल्स होते हैं, जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं। और इनको हम लोग एक तरीके से बेंचमार्क भी कह सकते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और तो इसके हिस्ट्री की बात करते हैं। इन इंडिया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज को एसएमईज बोला जाता है, आर इश्यूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखिए जो आपकी इश्यू की जाती हैं क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इशू कौन करता है, एएसबी करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये एएसबी किसके अंदर काम करती है, तो ये करती है आईसीएआई के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी एक एस्टेब्लिशमेंट हुई है टू स्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स for better understanding of the users. However, in the case of corporate entities, the accounting standard notified by the MCA are applicable. देखिए हम लोग बात कर रहे हैं जैसे दो केसेस की, एक तो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं, एक हम जनरल एंटिटीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के केस में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो स्टैंडर्ड नोटिफाई किए जाते हैं वो एमसीए करता है, लेकिन इश्यू करने का काम कौन करता है, एएसबी करता है। इसको ध्यान में रखना है। नोटिफाई कौन करता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको करता है। जबकि हम लोग इश्यू करने की बात करेंगे, जो इश्यू करने का काम करता है वो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी, जो कि आईसीएआई के अंदर काम करती है। These standards are mandatory on the dates specified either in the respective document or as may be notified by ICAI या MCA। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड मैंडेटरी होते हैं और स्पेसिफाइड डेट पे ये एक तरीके से रेगुलेट किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, जो डेट यहाँ पे स्पेसिफाई की जाती है। It may be noted that the MCA also issues the accounting standard for companies based on recommendations made by the ICAI। जो MCA है बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से है, ये भी इश्यू करता है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, बट किसकी रिकमेंडेशन पे, आईसीएआई के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे करता है। आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Accordingly, MCA notifies such accounting standard wide companies rules and amendment thereto applicable for the companies including small and medium sized companies to whom Indian accounting standard आर नॉट एप्लीकेबल। तो कहाँ पे, जहाँ पे आपके इंडियन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी इसकी की जाती है विद द हेल्प ऑफ एमसीए। The Institute of Chartered Accountant of India is a statutory body established on Act of Parliament, the Chartered Accountant Act 1949। अब इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से डाला हुआ है कि जो आईसीएआई है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जो बिल के थ्रू लाया जाता है, किसी बिल के बाद वो एक्ट बनता है, फिर जाके वो एक्ट के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, कि स्टैट्यूटरी बॉडी इसको बना दिया जाता है। तो ये जो आईसीएआई है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया है। किस एक्ट के थ्रू, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के थ्रू ये बनाया गया है। और फॉर रेगुलेशन द प्रोफेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कंट्री, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली इसको
स्टैब्लिश किया गया है। तो ये एक ओवरव्यू है इसका, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और इश्यू किए जाते हैं किसके द्वारा, आईसीएआई के द्वारा, और जो बेसिकली फॉर्मुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं, फॉर्मुलेट एएसबी के द्वारा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा ये फॉर्मुलेट किए जाते हैं। और जो एएसबी था उसकी सेटअप कब किया था, सेटअप किया था 21 अप्रैल 1977। तो इसकी डेट भी पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड जो इश्यू किए जाते हैं वो इश्यू करने का काम कौन करता है, जो हमने अभी बात करी है, एएसबी करता है। क्योंकि इश्यू तो बेसिकली रिकमेंडेशंस कौन देता है, आईसीएआई इसके अंदर देगा, बट इश्यू करने का काम जो हम लोग कह रहे हैं अपने जो नोटिस देने का काम या फिर रेगुलेशंस का काम, ये करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 21 अप्रैल 1977। और ये जो बाकी की जो चीज़ें हैं इनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जो कॉरपोरेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, एमसीए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम मतलब जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली हैं कितने। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हमने करी है अभी, तो एक्चुअल में है कितने, देखिए इसके लिए बहुत डिस्प्यूट होता है, काफ़ी इसके अंदर है। तो एक्चुअल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो हैं 32, ठीक है, 32 हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीएआई के द्वारा यहाँ पे मैंडेटरी किए गए हैं। लेकिन पहली बात याद रखना कि 32 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 31 है, 32 है, ये विड्रॉ कर लिए गए थे। जो अलग अलग अनाउंसमेंट के थ्रू इनको विड्रॉ कर दिया गया था। तो अभी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेटेस्ट जो अपडेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, वो कितनी है, 27। तो 27 अभी हैं करंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि डेट है आपके पास में 1 फरवरी 2022 का ये डेटा आपके पास में है। तो एक्टिवली यहाँ पे 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके पास में है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी जो लिस्ट है वो आप लोगों को दिखेगी, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट होता है डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी से, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो ये एज इट इज आपको याद करना है, ठीक है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किससे रिलेट करता है। तो ये इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, ठीक। तो इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अपने इंडिया के अंदर भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरह ही जो ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे देखिए रेगुलेट किया जाता है, तो उसी तरीके से इंडियन का भी, हमारे इंडिया का भी अपना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सच स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दीज स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंड एएस। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंड एएस बोलते हैं। इंड एएस का मतलब क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इसको शॉर्ट में इंड एएस लिखा जाता है। तो such standards have to be developed by different form of companies and NBFC in India under the supervision and the विजिलेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसको जो डेवलप करने का काम किया है वो बहुत सारे एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंडिया के जो हैं, और साथ में बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके द्वारा किया गया है। किसके सुपरविजन में, एएसबी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमने बात करी, उसके सुपरविजन में इसको डेवलप किया गया है। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज डेवलप्ड एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड बॉडी इन 1977। क्योंकि हमने एएसबी की अभी थोड़ी देर पहले बात करी है, जो कि आपकी बेसिकली एक तरीके की बॉडी है जो 1977 में यहाँ पे डेवलप मतलब बेसिकली बनाई गई थी। The ASB is a professional and autonomous body which is governed under the Institute of Chartered Accountant of India। जो हमने थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कस किया कि ASB जो होती है बॉडी, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यही कंसेप्ट पूछे जाते हैं जो हम लोग छोड़ के जाते हैं। तो ASB जो होती है वो आपकी ICAI के अंडर काम करने वाली बॉडी है, जो कि 1977 के अंदर यहाँ पे बनी थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद along with the institute there are other bodies such as the
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स जिसको FICCI बोलते हैं, एंड एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो ये इसके अलावा इसके अंदर बॉडीज़ है, किसके अंदर, ICAI के अंदर। तो ये सारी बॉडी जो हैं ICAI जिसको रेगुलेट करने का काम करता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, बाकी की ये चीज़ों का फुल फॉर्म कम से कम आपको पता होना चाहिए। CII का फुल फॉर्म क्या है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हुई। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी बॉडीज़ है, मतलब कितनी बॉडी ने मिलकर इसको बनाया हुआ है, कितनी बॉडीज़ के अंदर गवर्न होती हैं अप्लीकेबिलिटी के लिए इंड AS की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। तो इसके अंदर 7 बॉडीज़ हैं। 7 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, पहली है, देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसको हम ICAI कहते हैं। दूसरा है कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री जिसको CII कहते हैं। तीसरा है नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको नाकास बोला जाता है। नाकास का फुल फॉर्म भी ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। चौथा है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसको FICCI कहा गया है। और पांचवा है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। छठी बॉडी है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं। और जो सातवीं बॉडी है वो है आपकी IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एपेक्स बॉडी होती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग में। तो ये IRDA जो है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये 7 बॉडी ने मिलके इस जो इंड AS है उसको एप्लीकेबल बनाया है इंडिया के अंदर, इंड AS को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस ये यहाँ तक के लिए आज का ये पहला लेक्चर आपका यहाँ तक होता है। इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कुछ, और फिर इसके फेजेस की हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के फेजेस की बात करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर इंडियन अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड थे पहले, फिर काल स्टैंडर्ड वापस लिए गए, तो कितने फेज इसके अंदर आए, ये सबके डिस्कशन हम इसके अंदर करेंगे। तो ये बेसिक जो है उसके बाद खत्म होता है, फिर हम आगे की तरफ न्यूमेरिकल्स की तरफ इसके अंदर बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। और कोर्स के बारे में अगर इंक्वायरी लेनी है तो गिवन नंबर पे आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।